नमस्कार, मैं विवेक इटर्नल एजुकेशन पे आप सबका स्वागत करता हूं। हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए एक प्रैक्टिस सीरीज़ शुरू किए हुए हैं। तो उसकी अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, हिंदी के बारे में, सामान्य जागरूकता के बारे में, और हमारे चैनल पे इसके पैरेलल में ही जियोग्राफी की सीरीज चल रही है जो कि आदर्श सर के द्वारा चल रही है और वो बहुत ही बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, उसको भी आप ज़रूर देखें। तो हम इसके दूसरे भाग को शुरू करते हैं। इसमें मैंने 5 क्वेश्चन इतिहास के रखे हैं, 5 अर्थव्यवस्था के हैं, 5 हिंदी के हैं और 10 सामान्य जागरूकता के हैं। जैसा कि सिलेबस है उसी के अनुरूप आपको पढ़ाया जा रहा है और उसी के अनुरूप आपको तैयारी करनी है। एग्ज़ाम में भी उसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था जो हमने पहले पढ़ा। इसका समर्थन किसके अभिलेख के द्वारा होता है? तो किसके अभिलेख के द्वारा ये कन्फर्म होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो था वो लुम्बिनी ही था? ऑप्शंस हैं अशोक, कनिष्क, हर्ष, धर्मपाल। तो ये किसके अभिलेख के द्वारा होता है? अशोक के अभिलेख में इस चीज़ का वर्णन है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? ऑप्शंस हैं इब्न बतूता, अल-बरूनी, अमीर खुसरो, फरिश्ता। तो जो गजनी के साथ विद्वान आया था वो अल-बरूनी जी थे। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, एग्जाम का पेट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इक्ता व्यवस्था। ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं। तो इक्ता जिस शासक ने शुरू किया था उसका नाम है इल्तुतमिश। अगले प्रश्न पे आते हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्षचरित जो पुस्तक है उसको किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने, कि बाणभट्ट ने, या विष्णुगुप्त ने, या परिमल गुप्त ने? तो इसका सही उत्तर है बाणभट्ट। ये कौन थे? इनके दरबारी कवि थे, तो इसको याद रखिएगा। और हर्षवर्धन ने खुद भी जो लिखी हुई है रत्नावली नागानंद, उसको भी याद रखिएगा, वो भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अकबरनामा के लेखक कौन हैं? ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बदायूनी, अबुल फजल, अब्बास खां सरवानी या कैफी खां? तो इसका सही उत्तर है अबुल फजल। अबुल फजल जी एक विद्वान व्यक्ति थे, इन्होंने अकबरनामा को लिखा हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब हम हिंदी के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं 5। निम्न में से कौन सा अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शंस दिया हुआ है तिमिर, ध्वांत, तिमिस्त्रा और निलय। तो जो तिमिर, ध्वांत और तिमिस्रा है ये तो अंधकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं, पर जो निलय है ये गृह का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ये ऑप्शन सही होगा, इसमें टिक आपको मारना होगा। तो ये जो शब्द है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। लकड़ी। लकड़ी कौन सा संज्ञा भेद का शब्द है? ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। अब इसको देख के आपको पता चल रहा होगा, लकड़ी हो गई, सोना हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या हैं? ये सब द्रव्य हैं, तो इनको क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। ये देखिए लोकोक्ति दी हुई है, आधा तीतर आधा बटेर। इसका अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं बेमेल चीज़ों का मिश्रण, संकर चिड़िया, संकर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइब्रिड, अनुपम वस्तु, समान कार्यों का मिश्रण। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ जो है वो है बेमेल चीज़ों का मिश्रण। आधा तीतर हो गया, आधा बटेर हो गया, मिक्स हो गया, तो ये क्या हो गया? मिश्रण हो गया बेमेल चीज़ों का। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। उथला शब्द का विलोम क्या है? तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं। उथला देखा, फट से तुरंत टिक मारा छिछला, और जब घर पे आके किताब से आंसर की से मैच किया तो ये क्वेश्चन गलत हो गया आपका। तो 0.25 मार्क्स आपके निगेटिव में चले गए। तो इसको आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। अब देखिए जो ये छिछला है, छिछला किसका विलोम होता है? गहरा का।
गहरा, ज़्यादा गहरा का क्या जैसे एक तरीके से इसको समझिए कि ज़्यादा गहरा है तो उसका विलोम क्या होगा, कम गहरा। तो ये जो है गहरा का विलोम छिछला होता है और उथला का विलोम क्या होता है, समतल। तो आंसर आपका क्या है, समतल। इसको याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपको बताना है, जलद ऑप्शन में है, तोयज है, घन है, अभ्र है। तो जो बादल द जिसमें लगा होता है ज़्यादा, वो तो बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। घन भी बादल का है, अभ्र भी बादल का है। जो तोयज है ये किसका है, ज लग गया तो कमल का हो गया। आगे बढ़ते हैं। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है तो क्या है इसके लिए, नदी है कि व्याघ्र है कि सरिता है या शेर है? तो इसके पर्यायवाची शब्द की अगर बात करें तो इस नाहर का पर्यायवाची शेर होता है। और शेर का क्या होता है, केहरी, आपने सुना होगा केहरी। जो केहरी होता है वो भी शेर का ही पर्यायवाची शब्द होता है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति किस वर्ष शुरू किया था, 1967-68 में या 68-69 में या 69-70 में या 70-71 में? तो इसको आपको बताना है। हमने हरित क्रांति पढ़ चुके हैं हम, तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि 1967-68 में ये जो था हरित क्रांति का पहला चरण शुरू हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? अब पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब ये दिया हुआ है 50 से 55 या 51 से 56 तक या 1952 से 57 तक या 1953 से 58 तक। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1951 से 1956 तक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को सर्वप्रथम गणना करने का प्रयास किसने किया था? महालनोबिस या गाडगिल या दादा भाई नौरोजी या आरवी राव? तो इन ऑप्शंस में से क्या सही है? पहली बार प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था, लेकिन जब सरकार की तरफ से इसको कराया गया था तो उस समिति में महालनोबिस, गाडगिल और आरवी राय ये सब सम्मिलित थे। इसको आप याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में पूरा किया गया था? ऑपरेशन फ्लड मतलब दुग्ध क्रांति। दुग्ध क्रांति को कितने चरणों में अंजाम पे पहुंचाया गया था? तो 2, 3, 4 या 5? तो हमने पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, इसको 3 चरणों में किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया गया था, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1967 में या 68 में या 69 में या 70 में? तो इसका सही ऑप्शन है 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार में किया गया था। दूसरी बार जब राष्ट्रीयकरण किया गया था तब कितने बैंकों का किया गया था? तब 6 बैंकों का किया गया था। अब मैं बहुत डिटेल इसलिए क्वेश्चंस में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लें, जिससे एग्ज़ाम से पहले आपका सब कुछ कवर रहे, कुछ छूटा न रहे और मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाए। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस 9 फरवरी, 10 फरवरी, 9 जनवरी या 10 जनवरी को? तो प्रवासी दिवस तब मनाया जाता है जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो ये कब है? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस देखिए ऑप्शंस हैं 29 अगस्त, 29 जुलाई, 28 जुलाई या 28 सितंबर। तो इसका सही ऑप्शन है 29 अगस्त को। इस दिन क्या होता है? मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, उसी दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत एवं किस पड़ोसी देश के बीच शून्य रेखा है? ये देख रहे हैं, शून्य रेखा सुना होगा या 24 परगना रेखा के बारे में सुना होगा, वो क्या है? तो जिन्होंने नहीं सुना है वो आज जान लें कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रेखा है उसको शून्य रेखा या 24 परगना रेखा भी कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। लीरा किस देश की मुद्रा है? तो लीरा ऑप्शंस हैं इजराइल, टर्की, जॉर्डन, किर्गिस्तान। अब क्या है, इजराइल नहीं है, इसका ऑप्शन सही है जो है वो तुर्की है।
अब तुर्की ने अपना नाम बदल दिया गया है, इसमें ये जुड़ गया है तुर्कीये। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है पांडिचेरी, चंडीगढ़ या लक्षद्वीप में। दिल्ली तो इन सब से अलग है, दिल्ली से आप कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि आपको छोटा लगेगा पांडिचेरी या चंडीगढ़ या लक्षद्वीप। तो आप इनमें से सही उत्तर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे बड़ा कौन सा है? अंडमान निकोबार। यूनिसेफ, ये मिसप्रिंटिंग हो गया, यहाँ पे यू लिखा हुआ है छोटा सा, इसको देख लीजिएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय ऑप्शंस हैं पेरिस में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में। तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है ये आपका न्यूयॉर्क में है, इसको याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो चमड़े का जब भी हम नाम सुनते हैं तो ज़्यादातर हमारे दिमाग में पहला जो चित्र आता है वो कानपुर का आता है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चेन्नई हो, और एग्ज़ाम में मार्क्स बढ़ने की संभावना और बढ़ जाए। जंजीरा किला कहाँ पे स्थित है? ये मोनूमेंट्स जो क्वेश्चन पूछे गए हैं भारत के पर्यटन स्थल, तो उससे है क्वेश्चन। जंजीरा किला कहाँ पे स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है या तमिलनाडु में है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ये आपका क्या है? महाराष्ट्र। जंजीरा किला कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न में आते हैं, राज तरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राज तरंगिणी जो लिखी गई थी वो ऑप्शंस हैं जयदेव, हर्षवर्धन, कल्हड़ या बाणभट्ट। तो राज तरंगिणी का संबंध किससे है? कल्हड़ जी ने इसको लिखा था, इसको याद रखिएगा। अब आज ये कुछ सीरीज पूरी हो गई, अब हम मिलते हैं आपसे अगले सीरीज में। ऐसे ही आप बने रहिए, इसका जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। आप इसके साथ साथ जो जियोग्राफी की सीरीज चल रही है उसको फॉलो करते रहिए। अब अगले 1 या 2 दिनों में हम पॉलिटी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक अलग से सीरीज शुरू कर देंगे, जिससे आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि ये आपको लगे कि हमारे संस्थान में वो चीज़ें नहीं पढ़ाई गई थी। भले ही हम फ्री ऑफ कास्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सब बच्चों को, लेकिन हमने क्वालिटी से समझौता नहीं किया है, बिल्कुल भी क्वालिटी सबको दी जा रही है। जो बच्चे कोर्स खरीद के नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए हमारा संस्थान खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा। और आप सबका धन्यवाद हमारे साथ बने रहिए करने के लिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। चाहे जो भी एग्ज़ाम आपके आएंगे पास में, उन सब की है तैयारी हमारा संस्थान आपको कराएगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट में कराएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।